आगे बढ़ने से पहले जो टॉपिक देखने जा रहे हो उससे रिलेटेड पूरा का पूरा सीक्वेंस वाइज पूरा कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। टॉपिक खत्म हो जाए इसके बाद में आना प्लेलिस्ट में और यहाँ से उसको अगर कंप्लीट करना चाहते हो सीक्वेंस में तो पूरा का पूरा यहाँ से देख सकते हो। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अभी तक का काम तो ये था कि हमने सिंपली हमारे व्यू के मेथड से पहले एक इंडेक्स पेज क्रिएट किया, index.html पेज क्रिएट किया, वहाँ पर हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिखाए। फिर हमने एक detail.html क्रिएट किया जिसके अंदर हमने एक क्वेश्चन से रिलेटेड उसके ऑप्शंस और वो एक सिंगल क्वेश्चन दिखा दिया। फिर इसी पेज पे हमने एक फॉर्म भी क्रिएट किया कि ठीक है वोट करना है, कोई क्या कहते हैं इंडेक्स में नंबर ऑफ़ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, सिंपल केस किस चीज़ का है, जैसे हम नॉर्मल किसी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन को करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन चाहिए होता है और उसके ऑप्शन चाहिए होते हैं। तो फाइनली अब हमारे पास कंप्लीट एक पेज है जहाँ पर कि हम जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एडमिन पैनल से ऐड करेंगे वो सब दिखता जाएगा। दूसरा डिटेल.html पेज है जहाँ पर कि कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन को अगर क्लिक किया जाता है तो उससे रिलेटेड ऑप्शन भी हमको दिख जाएगा डिटेल.html पे। फिर अगर तुमको ज़रूरत है कि किसी एक ऑप्शन को जिसको कि तुम्हें सही लग रहा है चूज करके सबमिट करते हो तो उसके बाद में जो नेक्स्ट था कि हमने एक result.html पेज बनाया जहां पर कि उस एक क्वेश्चन की आईडी, हमेशा याद रखना बात आईडी की हो रही है, हमने आईडी ली थी index.html पेज से और वही आईडी index.html पेज से detail.html पेज पे हमने ली। फिर जब किसी एक क्वेश्चन के किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को जो तुमको सही लगा उसको चूज करके क्लिक किया, वही एक आईडी लेकर फिर हम आ गए result.html पे। और फिर हमने यहाँ पर क्या दिखाया, हमारे पास टोटल दो ही टेबल है, एक क्वेश्चन और एक चॉइस। क्वेश्चन वाले टेबल से जिस किसी भी क्वेश्चन को हमने चूज किया था उसी आईडी को हमने चॉइस टेबल में एज अ फॉरेन की बनाया था। इसको समझने के लिए एक बार हम चलते हैं हमारे टेबल्स पे ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। पाइथन डेमो है हमारे डेटाबेस का नाम। हमने दो टेबल बनाया, पहला टेबल था जो वो है polls_question और दूसरा है चॉइस। यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न होगा प्रैक्टिस करने में, जैसे कि इसको बना रहे हो, कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, जैसे अभी भी सेशन ख़त्म होने के बाद में इसको तुरंत ट्राई करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको उसी समय पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, कई सारी क्या, हम जितना भी काम कर रहे हैं सब डायनामिक वर्क है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर हम एक साथ कई सारी फाइलों में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत सारा हो सकता है, डाउट भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ये स्टार्टिंग लेवल का है। केवल एक बार ये चीज़ें चाहे जैसे करके दिमाग में चलती चली जाएंगी तो फिर इसके बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, क्योंकि हम ज़ेंगो में हैं, मतलब कि हम ये समझ के चल रहे हैं कि हमको पाइथन बेसिक और एडवांस की नॉलेज भी अच्छी हो चुकी है और डेटाबेस की नॉलेज भी हमको है, और प्लस हमें HTML और CSS की भी नॉलेज है। मतलब कि हम जिस स्टेज पे अब हैं, जेंगो जैसे फ्रेमवर्क या किसी भी फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, हमेशा हम ये एज्यूम करके ही चलते हैं कि हमको जो हमारा नेटिव लैंग्वेज है जैसे पाइथन, तो हमको ये एज्यूम करके चलना पड़ता है कि हम उसको पहले से जान रहे हैं। अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो उन चीज़ों को भी क्लेरिफाई करना ज़रूरी है। वैसे ही अब डेटाबेस में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे कि की का कॉन्सेप्ट। डेटाबेस के अंदर हमको प्राइमरी की मिलती है। प्राइमरी की का मतलब क्या, जैसे ये डेटाबेस का एक टेबल है, इसमें जो हम ये आईडी बना रहे हैं ये इस टेबल की प्राइमरी की है। मतलब कि चाहे जो डेटा इस एक एक रो में डुप्लीकेट हो जाए, लेकिन ये प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। एक अगर आया है तो इस पूरे के पूरे कॉलम में एक ही बार होगा। यही सेम केस जो हमारा दूसरा टेबल है चॉइस नाम का, उसमें भी सेम टू सेम होगा कि हमेशा ये प्राइमरी की सिंगल ही होगा। अगर इसमें अभी डाउट हो रहा है, इसमें अगर किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न है, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस कन्फ्यूज़न को पहले दूर करो। अब इसके लिए थोड़ी सी मदद ले सकते हो कि पहले खुद से थोड़ा सा स्टडी करो। सीधे जाओ गूगल पे, सर्च करो कि हाउ मैनी कीज़ अवेलेबल इन MySQL, या सीधे हिंदी में लिख दो कि MySQL डेटाबेस में कितनी तरीके की होती है। सारे नाम मिलेंगे। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझसे पूछो। तो हम जिस लेवल पे हैं यहाँ पे प्राइमरी की और फॉरेन की दो चीज़ें यूज हो रही है। हम वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन का टेबल है, यहाँ पर 3 अलग अलग क्वेश्चन हैं और इन 3 क्वेश्चन की प्राइमरी की है। इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं
वो 2 3 4 5 6 जितने ऑप्शन बनाना चाहें हम एडमिन पैनल में जाके बना सकते हैं। वो सारे ऑप्शन पड़े हुए हैं यहाँ पर, दैट मीन्स कि जिसको हम यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन की चॉइस, वो चॉइस यहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये जितनी भी चॉइस है इसमें एक चीज़ देख रहे होगे कि ये क्वेश्चन आईडी इसीलिए हमने बनाया था ताकि हमको ये पता चलता रहे कि किस क्वेश्चन से कौन सा चॉइस रिलेट कर रहा है। तो इस केस में ये क्वेश्चन आईडी एक फॉरेन की है। इसी फॉरेन की के बिहाफ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि किस क्वेश्चन से कौन कौन से चॉइस रिलेटेड हैं। और फिर बात रही कि आप डिटेल के पेज पे गए, वहाँ पे आपने जो सूटेबल चॉइस लगा उसको सिलेक्ट करके आपने बटन सबमिट किया और वो ऐड ऑन हो गया और उसका एक जो है एक वोट जो है यहाँ पर आकर काउंट हो गया। इसी की वजह से यहाँ पे वोटिंग काउंट अब बढ़ने लगा है। तो इतने लेवल का काम हम कर चुके हैं। इसमें अभी भी अगर डाउट है तो पहले इसको इत्मीनान से बैठ के कंप्लीट करो, करने के बाद में फिर आगे बढ़ना ज़्यादा सही है। तो अब इतने लेवल का अगर काम हो चुका है, मतलब कि अब हम आगे चलते हैं। इसके आगे अब हमें जो करना है वो करना है हमारे कोड को सॉर्ट। जैसे हमने कुछ चीज़ें पहले से सॉर्ट करना चालू कर दिया था। अगर याद हो, हम सबसे ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरियाँ इंपोर्ट की थी। जैसे कि बहुत पहले जब हमने स्टार्ट किया Django की कोडिंग तो हमने HTTP रिस्पॉन्स को लिया था। और ये कौन से मॉड्यूल से लिया था? Django के HTTP मॉड्यूल से। उस समय हमारे पास केवल HTTP रिस्पॉन्स हुआ करता था और हम इसी के थ्रू रिस्पॉन्स भेजते थे। लेकिन इसके बाद में हमने क्या किया? रेंडर का यूज करना चालू किया। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास HTML नहीं था, ये HTML दैट मीन्स कि HTML फाइल का पैरामीटर हमको नहीं पास करना होता था, तब तक हमारे पास केवल दो ही चीज़ थी कि ठीक है, एक रिक्वेस्ट और एक वो कंटेंट है जो हमें शो कराना है। तो हम उसके लिए यहीं पे सीधे प्लेन क्या कर रहे थे, यहीं पे हम मैसेज दे दे रहे थे। जैसे रिजल्ट के लिए अभी हमने लास्ट में किया था कि रिस्पॉन्स में क्या लिख रखा था उससे पहले, यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन %s, मतलब कि उस क्वेश्चन की ID यहाँ पे हमें दिख जाती थी। तो ये काम हम तब तक कर रहे थे जब तक हमारे पास केवल 2 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट था, एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा वो कंटेंट जो हमें शो कराना था। लेकिन जैसे ही हमारे पास HTML पेज आया और हमने HTML की कनेक्टिविटी कराई, तुरंत हमने HTTP रिस्पॉन्स मॉड्यूल को छोड़ दिया। हमने यूज करना चालू किया रेंडर का, क्योंकि ये इजी टू यूज है। इसके अंदर हमें क्या करना है, रेंडर मेथड को 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए है और ये रेंडर हमने बनाया तो है नहीं। दैट मीन्स कि ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, प्री डिफाइंड मेथड है जिसकी मदद से हम ये काम कर रहे हैं और इसको 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए, एक तो रिक्वेस्ट, दूसरा HTML फाइल का नाम और तीसरा वो कंटेंट जो हम HTML के पेज पे दिखाना चाहते हैं। तो ये एक लेवल का शॉर्टकट हमने किया था। इसके बाद में अगर याद हो, कुछ ट्यूटोरियल पहले हमने ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके एरर हैंडल किया था। कहाँ पे? यहीं सेम टू सेम हमने किया था, यहीं पर नहीं, हमने डिटेल में किया था। यहाँ पर ये रहा कोड, ट्राई और एक्सेप्ट। इसमें क्या हो रहा था, हम नंबर 4 लाइन का कोड लिख रहे थे। सबसे पहले हम ट्राई और एक्सेप्ट, ये पाइथन का ही कॉन्सेप्ट है। ट्राई में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम डेटा लेकर आ रहे हैं तो हम ट्राई करते हैं कि वो सही है, एक्सपेक्टेड डेटा आ रहा है कि नॉन एक्सपेक्टेड डेटा आ रहा है। अगर नॉन एक्सपेक्टेड डेटा है दैट मीन्स कि वो एक्सेप्ट में जाएगा। और एक्सेप्ट में हमको ये अगर पता है कि किस तरीके का नॉन एक्सपेक्टेड एरर हमको जनरेट हो रहा है, जैसे कि इस केस में था कि अगर कोई क्वेश्चन हमने दिया है और उसकी ID एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो हमको डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलेगा, क्योंकि हम ये डेटा उठा के लेकर आ रहे थे डेटाबेस से। तो डेटाबेस में अगर कोई भी ID नहीं मिल रही है तो वो हमको डेटाबेस हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट का ही एरर देता है। तो एक्सेप्ट में हमने कह दिया कि ठीक है, क्वेश्चन डॉट डज नॉट एग्जिस्ट का एरर मिलेगा। अगर ऐसा एरर मिलता है तो हम क्या कर रहे हैं, HTTP 404 का एरर रेज कर रहे हैं। रेज कीवर्ड भी हमको पाइथन में मिलता है और वहाँ पे हमने एक सिंपल सा मैसेज दिखा दिया कि आप जिस किसी भी क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हो वो क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने क्या किया था, इसी चीज़ को हम सॉर्ट करने के लिए हमने कॉल किया गेट ऑब्जेक्ट और 404 मेथड को। और ये मेथड हमको कहाँ से मिला था, ये भी हमें शॉर्टकट से ही मिला था। अब शॉर्टकट अभी की जैसे क्यूरियोसिटी है और अभी अगर इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना चाहते हो कि शॉर्टकट्स में और कितने मॉड्यूल मिलते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि Django का जो इसका खुद का होम डायरेक्टरी है वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो Django के डॉक्यूमेंट्स में जाओ और वहाँ पर शॉर्टकट सर्च करो, सीधे इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम जाते हैं Django शॉर्टकट, मिल गया Django शॉर्टकट्स। अब ये क्या लेकर आता है ये देखते हैं कीवर्ड से। परफेक्ट, क्या मिल गया हमको,
docs.djangoproject.com साइट है, ये इसकी होम साइट है। और यहाँ पे Django शॉर्टकट फंक्शंस यानी जितने भी फंक्शन अवेलेबल हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे हमको मिल भी गया था गेट ऑब्जेक्ट और 404, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसी तरीके के बहुत सारे हैं, तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक मॉड्यूल की। याद रखना हमेशा कि हमने हमारा जो मेन लाइब्रेरी थी उसका नाम है Django। Django के अंदर एक सब मॉड्यूल है शॉर्टकट्स, और इसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स हैं। और याद होगा पाइथन में हमको क्लास मिलती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी कभी हम पाइथन में लाइब्रेरी की बात करते हैं तो लाइब्रेरी है क्या असल में? लाइब्रेरी सेट ऑफ क्लासेस का कलेक्शन है। बहुत सारे क्लासेस हो सकते हैं और उन क्लासेस के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे या फिर नंबर ऑफ मेथड्स होंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। अब जैसे हम गेट ऑब्जेक्ट और 404 का यूज कर रहे हैं, ये क्या है? ये एक मेथड है। और जैसे VS कोड एडिटर में हम हैं तो ये सजेशन में दे रहा है कि ठीक है, ये जो मेथड है इसको इतने सारे अलग अलग आर्ग्यूमेंट चाहिए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ को मिस करते हो तो आपको एरर मिलेगा। और इसके लिए हम वापस जा सकते हैं पाइथन के बेसिक कॉन्सेप्ट में, जहाँ पर हम फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन के अंदर भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि अगर कोई फंक्शन है तो हम उसमें कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या कहते हैं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या एट द लास्ट जो फंक्शन है वो अगर जो भी वो हम उसके अंदर एक्टिविटी करा रहे हैं उसके बाद में वो जो कुछ भी आउटपुट जनरेट कर रहा है, क्या हम उसको रिटर्न कराना चाहते हैं या वहीं पे आउटपुट दिखाना चाहते हैं। तो जब हम Django जैसे फ्रेमवर्क के अंदर है तो यहाँ पर जिस किसी भी हम मेथड का यूज करते हैं वो एट द लास्ट कुछ ना कुछ रिटर्न कराता है। अब जैसे यहाँ पे जितना हमने अभी तक देखा है, यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मेथड हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करा के लेकर आते हैं और उसी को हम फर्दर आगे भेजते हैं। जैसे इसी केस को ले लिया जाए, ये गेट ऑब्जेक्ट और 404 था, ये रिटर्न में हमको क्या लेकर आके दिया? रिटर्न में हमको वो क्वेश्चन जो एक आईडी थी, उस आईडी पे जो कुछ भी उस रो में पड़ा हुआ था डेटाबेस के टेबल में वो उसको लेकर आया और हमने इसको कहाँ स्टोर कर लिया? क्वेश्चन नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर किया। फिर इसके बाद में हम इसको चाहें जैसे HTML पे दिखाना चाहते हैं ले जाकर, या यहीं पे हम इसके साथ कुछ काम करना चाहते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है रीयूजेबिलिटी का, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको भी एक बार ट्राई करना और इस फ्लो को भी समझना। अगर इसको भी समझने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो कुछ भी यूज कर रहे हो उससे जस्ट पहले उसके बारे में जितना समझ में आ रहा है उतना अपने तरीके से कमेंट लिखो। मल्टी लाइन कमेंट लिखो चाहे सिंगल लाइन कमेंट लिखो। फिर भी अगर कन्फ्यूजन बरकरार बना हुआ है फिर मुझसे पूछो, क्योंकि पहले चीज़ें नहीं होती हैं। मैं भी जब सीखा था तब भी मेरे ये पल्ले नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पहले PHP किया, फिर कोऑर्डिनेटर किया, फिर मैंने Django पाइथन सीखा, फिर Django किया। तो एक दो बार करने पे नहीं आता है, लेकिन जब हम इसको बार बार कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और यहाँ पे अगर सब कुछ अच्छे से समझना है तो बस एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ मेथड्स का यूज कर रहे हैं और नंबर ऑफ लाइब्रेरीज़ का, और वो सब कुछ जो है वो फंक्शन और क्लास का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। बस हमको ये समझ में आता रहना चाहिए कि हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या वो क्या रिटर्न में हमको देगा। इतना अगर दिमाग में है और इसको लेकर आगे बढ़ रहे हो तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाती हैं। तो ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हम अभी तक कर रहे हैं, इसको एक आसान तरीके से समझने की कोशिश। इसमें भी अगर अभी दिक्कत है तो उसके लिए भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके जैसे एक बार समझ लिए फिर इसके बाद में इसी सेम चीज़ को जब हम दोबारा करने बैठेंगे, दूसरा एक प्रोजेक्ट लेंगे और बनाएंगे, एक वेबसाइट डिस्कस करेंगे और उसको जब बनाने बैठेंगे तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर इसका बेसिक पूरा ओवरव्यू समझ रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हमने एक, जैसे वो कहते हैं ना कि कान घुमा के पकड़ाना, कि पहले हम सीधे तरीके से पकड़े फिर उसको गोल गोल घुमा के पकड़े, तो वही सारा काम यहाँ पर हम भी कर रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं छोटे मोटे वाले उनको करके इसके बाद में जो उसका अच्छा वाला तरीका है वो कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जैसे हमने शॉर्टकट्स कई सारे यूज किए, वैसे ही अब हम जेनेरिक कोड्स का यूज करने वाले हैं। जेनेरिक कोड जो है ये Django हमको देता है। जैसे हमने यहाँ पर व्यू के अंदर हैं, व्यू का मतलब याद होगा हमने बहुत पहले MVC कॉन्सेप्ट की बात की थी और MVT की बात की थी। एक कॉन्सेप्ट होता है MVC का, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं फिर से। और इसमें भी अगर अभी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है तो इसके एक बार जाके सर्च करो और स्टडी करो, फिर भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है तो इसको पूछ सकते हो। MVC जो है ये जैसे PHP जैसी लैंग्वेजेस या क्या कहते हैं
जावा और डॉटनेट में भी MVC को ही फॉलो किया जाता है, लेकिन हमको Django के अंदर जो है वो मिलता है MVT। MVC का मतलब है मॉडल व्यू कंट्रोल। नाम से थोड़ा सेंस बनता है कि मॉडल का मतलब कि हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं, व्यू का मतलब कि हम कुछ चीज़ जो हमको दिखने वाली है वैसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, मतलब कि HTML की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल का मतलब कि जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन Django के अंदर हमको MVT कहा जाता है, इसी चीज़ को MVT कहते हैं। मतलब कि मॉडल जो है उसके अंदर तो डेटाबेस की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो व्यू है वो असल में कंट्रोलर का काम करता है। मतलब कि व्यू के अंदर हम सारे प्रोग्रामिंग लेवल की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम जिस फाइल के अंदर हैं उसका नाम है views.py, मतलब कि हम पाइथन की जो कोडिंग कर रहे हैं वो व्यू के अंदर कर रहे हैं। और जो तीसरा है टेम्पलेट, नॉर्मली हम HTML को टेम्पलेट ही कहते हैं, चाहे बूटस्ट्रैप की बात करें चाहे HTML की बात करें। तो वही सेम जो टेम्पलेट वाला कीवर्ड था जो बहुत ही पॉपुलर है, उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि ठीक है, टेम्पलेट वाला जो काम है उसका मतलब है कि HTML वाला सारा काम। तो फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हमने शॉर्टकट का यूज किया, वैसे ही Django के अंदर हमें शॉर्टकट वाले कुछ जेनरिक पहले से बने बनाए मॉड्यूल मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम जो ये नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, हर एक मेथड को बना रहे हैं और मेथड के अंदर कोड लिख रहे हैं। अगर हमें कुछ एक जैसे तरीके का काम चाहिए है, मतलब कि डेटाबेस में ठीक है डेटा पड़ा हुआ है, क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पड़े हैं, हमको उसको इंडेक्स पेज पे दिखाना है, तो वहाँ पे असल में हम कर क्या रहे हैं, हम डेटाबेस से सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और लिस्ट के फॉर्मेट में दिखा दे रहे हैं। मतलब कि इस तरीके का काम हम नॉर्मली कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये स्पेशली, जैसे यहाँ पर हमने लिखा कि ठीक है पहले हम लेटेस्ट क्वेश्चंस को फैच करके लेकर आए, फिर हमने क्या कहते हैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन थे, फिर उसको हमने एट द लास्ट रिटर्न कराया कहाँ पे, index.html पेज पे। या फिर हम नीचे बात करते हैं डिटेल की, कि हमने डिटेल में क्या किया कि हमने डिटेल में भी जो हम इंडेक्स से एक क्वेश्चन आईडी लिए थे, उसी क्वेश्चन आईडी को फिर हम लेकर गए डेटाबेस के क्वेश्चन टेबल में और वहाँ से हम उस एक रो की सारी डिटेल लेकर आए। और उस समय उसमें क्या किया हमने, उसमें हमने चॉइस जो थी डेटाबेस की टेबल उसको भी आपस में मर्ज कर दिया। मतलब कि दो टेबल की ज्वाइनिंग करके यहाँ पर हम डेटा लेकर आए। क्योंकि ध्यान होगा डिटेल की बात कर रहे हैं, डिटेल के लिए हमने detail.html पेज बनाया है। अगर हम वापस से आए हमारे क्या कहते हैं पेज पे, यहाँ पे अगर हम किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें detail.html पेज का आउटपुट दिखा रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन के टेबल से और चॉइसेस आ रही हैं हमारी चॉइस के टेबल से। दैट मीन्स कि यहाँ पर फॉरेन की काम कर रहा है। इसी के लिए हमने गेट ऑब्जेक्ट और 404 लिया। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने क्या किया, पहले वोटिंग कराई। वोटिंग कराने के बाद में जो कुछ भी आया उसको रिडायरेक्ट कराया हमने रिजल्ट पे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन से क्या कहते हैं डेटा लिया और यहाँ पर भी सेम टू सेम काम कराया, हमने ज्वाइनिंग कराई क्वेश्चन और चॉइस की। तो इसी तरीके का जैसे कि सेम टाइप का वर्क करना है कि अच्छा ठीक है डेटाबेस में जो भी नंबर ऑफ रोज डेटा है उसको हम लेकर आ जाएं और उसको हम दिखा दें, और कोई किसी एक क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा है तो उस आईडी के बिहाफ पे जो भी दूसरी वाली टेबल है उसमें जो भी उस की पे पड़ा हुआ डेटा है वो भी लाकर दिखा दें। तो ये जो काम है ऐसा काम हम सिंपली कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशली हमें हमारा खुद का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो मैंने अभी बताया ये तुमको समझने में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा कोड करके देखते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन हो जाए। तो जेनेरिक कोड जो है, अभी तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि अभी तक हमने जो किया और आगे जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है और कैसे हम प्रीवियस जो कोड कर रहे थे उसको रिप्लेस कर करके नए तरीके के कोड को इसमें इनबिल्ड कर रहे हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं जेनरिक की। पहले तो हमने ओवरव्यू ले लिया, अब हम बात करते हैं कि इस जेनरिक कोड को हम कैसे हमारे इन चारों मेथड से रिप्लेस कर देंगे। मतलब कि इंडेक्स वाला मेथड भी रिप्लेस हो जाएगा, डिटेल, रिजल्ट और वोट। ये अभी हमने क्या बनाए थे, ये अभी हमने सिंपली बनाया था अलग अलग मेथड। लेकिन अब हमारा काम क्या हो जाएगा कि हम सिंपली इन मेथड्स को हटा के क्लास बनाएंगे। और क्लास भी असल में हम बना नहीं रहे हैं, क्लास जो हमको पहले से क्या कहते हैं Django से बनी बनाई क्लास मिलती है हम उसका यूज करने वाले हैं। मतलब कि हमको Django पेरेंट क्लास भी देता है और पेरेंट क्लास के साथ में कुछ बनी बनाई चाइल्ड क्लास भी देता है।
अगर हम उन चाइल्ड क्लास का यूज करें तो ये जो काम अभी हमने किया है यही काम हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, कि हम ये जो जेनेरिक क्लासेस हमको मिलती हैं और जेनेरिक क्लासेस के अंदर जो जेनेरिक मेथड्स मिलते हैं उसका यूज करेंगे।